नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संगम काल। हम संगम काल के बारे में जानेंगे। संगम होता क्या है, इसे संगम काल क्या कहा गया, क्यों कहा गया है, ये संगम काल कब था। तो बात करते हैं संगम काल की। संगम काल जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्राचीन भारत में कवियों का जो एक आयोजन हुआ, संगम होता है। संगम का मतलब होता है आयोजन, जहां कवि आपस में बैठते हैं और आयोजन करते हैं, उसमें विचार विमर्श करते हैं, अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त करते हैं। ये दक्षिण में हुआ, जहां पर तमिल विद्वान होते थे और यहाँ तमिल कवि और तमिल विद्वान एकत्रित हुए। इन्होंने इस संगम में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मांगी, क्योंकि किसी रचना का प्रकाशन तभी हो पाता था जब संगम उसकी अनुमति, जो संगम से अनुमति के बाद ही जो है उनकी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। संगम साहित्य में से ही पता लगता है कि जो है, जो ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य थे, इन्होंने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। हमें संगम काल के बारे में जो जानकारी देता है, उसमें एक तो हो जाता है संगम का साहित्य। जो इस संगम काल में लिखे हुए साहित्य जो उपलब्ध हैं, वो हमें जानकारी देते हैं। और दूसरी जानकारी हमें मिलती है स्ट्रेबो, जो विदेशी लेखक है स्ट्रेबो, और एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है पेरिप्लस ऑफ द एर्थ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, इस रचना से भी हमें संगम काल की जानकारी मिलती है। प्लिनी और टालमी ने भी काफी रचनाएं की हैं जिसमें उन्होंने संगम काल का विवरण दिया है। तो प्लिनी और टालमी की भी रचना हमें इसकी जानकारी देती है। संगम काल जिसका प्रचार प्रसार की बात करें तो दक्षिण भारत में हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनमें प्रमुख राज्यों की बात करें तो ये चेर राज्य हो गया, पांड्य राज्य हो गया और चोल। चेल चेर, चोल और पांड्य, ये प्रमुख राज्य थे संगम काल के। इनके राजाओं ने संरक्षण दिया था संगम को। संगम हो रहा था, कवियों का और विद्वानों का जो संगम हो रहा था, इन्हीं तीनों राज्यों के शासकों ने इसे संरक्षण दिया और इन्हीं के काल में संगम हुआ। क्योंकि ये संगम, तमिल कवियों के संगम जो है, ये प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य इसी काल में निकले, और जिसके विषय में इस साहित्य की जानकारी भी प्राप्त होती है वो संगम का युग ही कहलाता है। संगम साहित्य का संकलन 9 खंडों में उपलब्ध है। चलिए ये जानते हैं संगम, कितने संगम हुए। तो संगम की बात जैसे हमने बताया कि ये संगम का मतलब होता था तमिल, ये जहां तमिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे, एकत्रित होते थे और अपनी जो रचना उन्होंने की है, रचना सॉरी, संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। संगम के सामने प्रस्तुत करते थे।
और फिर जब संगम की अनुमति मिल जाती थी तब इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता था। संगम, 3 संगम हुए जिनका हम क्रम, स्थान और शासक बताएंगे। इनकी अध्यक्षता किसने की? जो प्रथम संगम हुआ वो मदुरै हुआ। मदुरै में जो पांड्य राजाओं की राजधानी थी, मदुरै में पहला संगम हुआ। शासक उसके उस समय पांड्य थे और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने पहले संगम की अध्यक्षता की थी। दूसरा संगम जो हुआ वो कपाटपुरम में हुआ, जो अलेवाई, ये भी पांड्य शासकों के काल में हुआ। और इस संगम के भी अध्यक्ष दो थे, अगस्त्य ऋषि थे। तीसरा संगम भी जो होता है वो मदुरै में होता है, पांडु की राजधानी, और शासक पांड्य रहते हैं। तो जो तीनों संगम हुए इसके पांड्यों के शासन काल में होते हैं। 2 संगम मदुरै, पहला और तीसरा संगम ये मदुरै में होता है, और जो दूसरा संगम है वो कपाटपुरम यानी अलेवाई में होता है। जो तीसरा संगम हुआ उसकी जो अध्यक्षता की वो नक्कीरर ने की। तो नक्कीरर ने तीसरे संगम की अध्यक्षता की। अब ये डिटेल से जानते हैं कि पहले संगम में क्या हुआ। तो संगम और जिसे सम्मेलन कहा जाता है, पहला संगम की बात करें तो ये जैसे हमने कहा कि मदुरै में हुआ और उस समय शासक पांड्य राजा थे, पांड्यों का शासन था। अध्यक्षता इसकी की अगस्त्य ऋषि ने। इस संगम में कुल जो सदस्य आए उनकी संख्या 549 थी, यानी 549 सदस्य आए। और लेखकों, जो लेखक थे उन्होंने 4499 लेखकों ने इसमें अपनी जो है रचना को प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त की। तो 4499 लेखकों ने जो है अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की संगम से अनुमति प्राप्त की। ये जो पहला संगम हुआ इसको 89 यानी 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया, और ये संगम 4400 वर्षों तक चला। इंपॉर्टेंट है, 4400 वर्षों तक चला और उसको 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। प्रथम संगम में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ उनकी बात करें तो अकट्टियम, परिपदाल, मुदुनारे, मुदुकुकुरु और कलरी आवरे आदि, इन ग्रंथों का प्रथम संगम में संकलन हुआ। लेकिन ये ग्रंथ, इनमें से कोई भी ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो पहले संगम की बात, स्थान मदुरै, शासक थे पांड्य और अध्यक्षता की अगस्त्य ऋषि ने। सदस्य संख्या 549 थी। लेखकों ने जो प्रकाशन की अनुमति की उनकी संख्या थी 4499। 89 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया जो 4400 वर्षों तक चलता रहा। बात करें द्वितीय संगम की, जो दूसरा संगम हुआ, तो द्वितीय संगम की अगर बात करें तो इस संगम में ये जो हुआ संगम ये कपाटपुरम में हुआ, अलेवाई, और ये भी पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। इसकी भी अध्यक्षता जो की वो अगस्त्य ऋषि ने की। इसमें 3700 लेखकों ने अपने प्रकाशन रचनाओं को प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त की। द्वितीय संगम की बात करें तो इसे 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण हुआ और ये भी लंबी अवधि तक चलता रहा। इन द्वितीय संगम में अगर ग्रंथों के संकलन की बात करें तो इसमें तमिल व्याकरण ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम, जो कि वर्तमान में भी उपलब्ध है, इसका जो संकलन है वो इसी काल में हुआ, द्वितीय संगम में हुआ। और इस ग्रंथ की रचना जो की थी वो अगस्त्य ऋषि के शिष्य जो थे जिनका नाम था तोल्काप्पियर। तो तोल्काप्पियर ने
इसकी रचना की थी। आगे देखिए तीसरे जो तृतीय संगम था उसकी बात करें तो तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में होता है। राजा पांडे रहते हैं और इसकी अध्यक्षता की नक्कीरन ने इसकी अध्यक्षता की। तृतीय संगम में बात करें तो 449 कवियों ने जो है अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। ये 449 है, सॉरी, 449 कवियों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। और ये हाँ 449 जो कवियों थे उनकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली इसमें। और ये संगम भी 1850 वर्षों तक चलता रहा। और बात करें तो 49 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। तो 49 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था जो 1850 वर्षों तक चलता रहा। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनमें जो उत्कृष्ट रचनाएं हैं इसमें नेदुनथोके, कुरुनथोके, नत्तीनई, एनकुरुडु, पदित्रुपट और नुद्ने बुथु, परिपादल, कुथु, वरी पैरसे, सित्रसी, ये सभी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। जो रचनाएं हुई तीसरे संगम में ये सभी की सभी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 49 है। आगे हम पढ़ेंगे संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य का मतलब है कि जो प्राचीन काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई इसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। अगर इनकी विषय वस्तु की दृष्टि से बात करें तो इसमें प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर जोर दिया गया है। तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर जो रचनाएं आयोजित की गई या जो रचनाएं की गई उनको अगम कहा जाता था। ये प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर थी। और पुरम जो रचनाएं थी इनमें राजाओं की प्रशंसा है, सामाजिक जीवन है उनके शासनकाल का, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज आदि जो संबंधित हैं वो पुरम में है। संगम काल जो संगम साहित्य है वो मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है पत्थुक पाथु। पत्थुक पाथु का मतलब है ये 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है और ये 2री शताब्दी में इसकी रचना हुई। पांड्य राजा नेंडुजेलिन और चोल राजा जो है कारिकाल के विषय में ये जानकारी देता है। तो पांड्य राजा नेंडुजेलिन और चोल राजा कारिकाल इन दोनों के विषय में ये पत्थुक पाथु जो है ये जानकारी देता है। दूसरा भाग में बात करें तो इथुत थोके है। इथुत थोके ये 8 कविताओं का संग्रह है और ये भी 2री शताब्दी में इसकी रचना हुई। इसमें संगम काल के राजाओं के नाम हैं और उस समय के तत्कालीन समाज का विवरण है। तीसरा जो भाग है वो पदनेन कीलकंकु है। पदनेन कीलकंकु, पदनेन कीलकंकु की बात करें तो इसमें 18 छोटी छोटी कविताओं का संकलन है और ये उपदेशात्मक भाव के साथ रचना की गई है। इनकी रचना में बात करें तो राजनीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, आचार्य शास्त्र और प्रेम जैसे विषयों को शामिल किया गया है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल या कुरल इनकी जो उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो तिरुवल्लुवर ने जो रचनाएं रची हैं उसमें तिरुक्कुरल या इसे कुरल भी कहा जाता है, ये सबसे उत्कृष्ट रचना है। आगे अगर हम बात करें कि जो प्रमुख साहित्य हैं संगम काल के उनके बारे में तो संगम साहित्य और उनकी रचनाकारों को एक बार देख लेते हैं। तोलकाप्पियम रचना है और
हमने बताया कि तोलकाप्पियम जो रचना है वो तोलकाप्पियर की है। तिरुक्कुरल या कुरल हमने जिस बताया आपको तिरुवल्लोर की है। अहनानूरू रचना है ये रुद्र शर्मन की रचना है। मरु गरुड़पाद्य है ये नक्कीरर की रचना है, जिन्होंने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी। शिलप्पादिकारम ये भी प्रमुख रचना है, याद रखिएगा आगे इसका विवरण आएगा। और ये इलंगो आदिगल की रचना है। फिर है शीतले सत्रनार मणिमेखले, जो है इन्होंने मणिमेखले की रचना की। और जो जीवक चिंतामणि है ये तिरुत्तक देवर की रचना है। तो तिरुत्तक देवर की रचना है जीवक चिंतामणि। फिर अगर बात करें संगमकालीन महाकाव्यों की, तो संगमकालीन जो महाकाव्य थे उनमें अगर बात करें कि ये साहित्य जो हैं ये संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, तथापि इनसे तत्कालीन जनजीवन के विषय में फिर भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में अगर बात करें तो 5 प्रमुख प्रसिद्ध जो है महाकाव्य हैं, जिनमें शिलप्पादिकारम आता है, मणिमेखले आता है, जीवक चिंतामणि, और 2 और आते हैं जिनमें वलयपति और कुंडलकेशी। और वरन जो हमने बताया कि वलयपति और कुंडलकेशी उपलब्ध नहीं है, हमें ये ही 3 ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं, शिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। शिलप्पादिकारम की अगर बात करें तो इस ग्रंथ में ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसका बहुत अधिक महत्व है संगम साहित्य में संगमकालीन महाकाव्य में। शिलप्पादिकारम की रचना, इसकी रचना जो थी चेर शासक सेनगुट्टुवन की भाई, अभी हमने बताया कि चेर शासक जो थे सेनगुट्टुवन इनकी भाई थे कि भाई इलंगो आदिगल इलंगो आदिगल ने इसकी रचना की। ये एक प्रेम कथा है। दूसरी बात, ये एक प्रेम कथा है। हमने एक और पढ़ा था शुंग काल में कि मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास की रचना थी, वैसे ही इसको समझ लीजिए। इस महाकाव्य में नायक और नायिका, तो नायक जो है उसका नाम है कोलन और जो नायिका है, नायिका की बात करें तो उसका नाम है कड़ग्गी। कोलन और कड़ग्गी। इस महाकाव्य का नायक कोलन जो है वो अपनी पत्नी कड़ग्गी की उपेक्षा करता है, और एक जो है वेश्या थी माधवी, तो कोलन जो है माधवी वेश्या थी, माधवी नाम की एक वेश्या थी, इसके प्यार में पड़ जाता है। तो ये इसका कहें कि एक भाव है इसमें। और इसे तमिल साहित्य में इसको राष्ट्रीय काव्य माना गया है। तो तमिल साहित्य में ये एक राष्ट्रीय काव्य है। तमिल साहित्य में इसे राष्ट्रीय काव्य माना गया है। अगला जो ग्रंथ है वो मणिमेखले की रचना कहें कि तो ये मदुरा का एक बौद्ध व्यापारी था। तो इसकी रचना जो की ये मदुरा
का था, ये बौद्ध व्यापारी था, बौद्ध व्यापारी था ये, जिसका नाम था अ, शीतले सत्यनार, शीतले सत्यनार इसका नाम था, शीतले सत्यनार। इसने इस काव्य की रचना की, मणिमेखले की। जिस महाकाव्य में, महाकाव्य की जो नायिका है वो मणिमेखले के साहित्यिक जीवन की रचना है। तो मणिमेखले इसकी ये जो है ये नायिका है, और मणिमेखले शिलप्पादिकारम के नायक जो है कोलन और उसकी प्रेमिका वाधवी से उत्पन्न पुत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो शिलप्पादि के नायक हैं उसी से संबंधित ग्रंथ है ये, शिलप्पादिकारम के नायक, शिलप्पादिकारम के नायक कोवलन, और जो उनकी प्रेमिका होती है या जो वेश्या थी, प्रेमिका लिखे कोलन, और प्रेमिका जो थी उनकी माधवी, प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री थी मणिमेखले। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर शिलप्पादिकारम की कहानी खत्म होती है, वहीं से मणिमेखले की कहानी शुरू हो जाती है। तो दूसरा तो ये है कि जहां से मणिमेखले का साहित्यिक जीवन का वर्णन है इसमें। तो मणिमेखले की साहित्यिक साहित्यिक नहीं है, साहसिक जीवन का वर्णन है, साहसिक जीवन का वर्णन है, साहसिक जीवन का वर्णन। जो तीसरा ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, तो जीवक चिंतामणि की बात करें तो इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक की बात करें तो जैन मतावलंबी थे, जैन मतावलंबी, जिनका नाम था तिरुत्तक देवर, जैन मतावली तिरुत्तक देवर। तो इन्होंने ये जीवक चिंतामणि की रचना की। इसमें इसके नायक जीवत, तो इस ग्रंथ का जो नायक है, इसका नायक था जीवक, ये जीवक नायक था, और ये 8 विवाह करता है, जीवक 8 विवाह करता है। इसका नायक जो है 8 विवाह करता है, और 8 विवाह करने के बाद ये परिवार का त्याग करके जैन धर्म अपना लेता है। फिर ये परिवार का त्याग करके जैन धर्म अपना लेता है, जैन धर्म अपनाता है। तो जीवक चिंतामणि में यही है। चिंतामणि में 8 विवाहों के वर्णन के कारण इसे धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। तो क्योंकि इसमें 8 विवाहों का वर्णन है, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, धर्म ग्रंथ है ये। तो ये संगम महाकाव्य के बारे में था। बात करें संगम कालीन राजनीतिक इतिहास की, तो उस समय
जिन शासकों का, जिन वंशों ने शासन किया, वही संगमकालीन राजनीतिक इतिहास है। तो संगम साहित्य में तीन महत्वपूर्ण जो है वंशों या राज्यों का उल्लेख है। तो उसमें चोल राज्य हो गया, चेर राज्य हो गया और पांड्य राज्य, इन तीनों का उल्लेख है। इसमें कहा, संगम साहित्य में कहा गया है कि जो चेर राज्य था वो, चेर राज्य जो था वो सबसे, क्योंकि सबसे दक्षिणी क्षेत्र में था, तो जो चेर राज्य था वो दक्षिण पश्चिम में था, यानी यहाँ पर था, दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में चेर राज्य था। उसके अलावा चोलों का राज उत्तर पूर्व में था, यहाँ पर चोलों का राज्य था, ये चोलों का राज्य था यहाँ पे। ये चेर राज्य था, तो यहाँ पे चोल शासन था, चोल, ये था चेर का। और ये जो क्षेत्र बचा था दक्षिण पूर्व का और सुदूर दक्षिण का, इसमें पांड्य राज्यों का शासन था। तो ये पांड्य शासकों का इसमें शासन था। आइए चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चोल राज्यों के जो प्रमुख शासक हुए, अगर चोल राज्यों की बात की जाए तो ये तीनों राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। तो पहला पॉइंट ये है कि ये तीनों राज्यों में ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली था ये। इसका विस्तार पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच था। तो इसके विस्तार की अगर बात करें तो ये पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच, वेल्लारू नदियों के बीच, नदियों के बीच में इसका विस्तार था। जैसे हमने बताया कि पांड्य राज उत्तर पूर्व में था, ये पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बात करें तो ये चोल मंडलम, चोल मंडलम या कहें कोरोमंडल या कोरोमंडल, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी अगर प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र था उरैयूर, उरैयूर प्रमुख इसका केंद्र था। चोल शासकों की अगर बात करें तो इनका जो राजकीय चिन्ह था, एक और पॉइंट है कि जो राजकीय चिन्ह था इनका, वो राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह इनका बाघ था, बाघ। सबसे प्रमुख पहला शासक जो प्रमुख शासकों में है एलारा है। एलारा ये जो दूसरी शताब्दी में, यानी ईसा के पहले, तो सेकेंड बीसी यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इनका शासन था, शताब्दी ईसा पूर्व। और इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ये लगभग इन्होंने 50 वर्षों तक इनका शासन रहा, तो 50 वर्षों तक इसने शासन किया। एलारा के अलावा बात करें दूसरा तो इसका नाम था करिकाल। ये चोल शासकों में तत्कालीन सबसे प्रतापी था, तो ये सबसे प्रतापी शासक था।
प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक था और इसका काल ये माना जाता है कि ये लगभग 190 ईस्वी के आसपास था। तो लगभग 190 ईस्वी के आसपास। इरकाल की अगर बात करें तो ये करिकाल अपने समकालीन चेर पांड्य राजाओं को इसने परास्त किया था। तो इसने चेर और पांड्य राजाओं को इसने परास्त किया। चेर और पांड्य शासकों को पराजित किया। चेर और पांड्य शासकों को ये पराजित करता है। करिकाल ब्राह्मण था और इसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। तो करिकाल की बात करें तो ये ब्राह्मण था और ब्राह्मण धर्म को इसने राजकीय संरक्षण भी दिया था। तो इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी दिया। ये ब्राह्मण था और इसने इसको राजकीय संरक्षण दिया। करिकाल ने चोलों की जो तटीय राजधानी थी पुहार, उसकी स्थापना की। और तो इसने तटीय राजधानी पुहार जो थी, पुहार की स्थापना की। सॉरी, पुहार की इसने स्थापना की। आधुनिक जो समय ये पुहार है वो कावेरी पत्तनम में है। और दूसरा, इसने कावेरी नदी के किनारे जो है 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। इसने जो एक ग्रंथ है पेरुनानुपादे में इसको संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। तो एक ग्रंथ जो है पेरुनानुपादे, इस ग्रंथ में इसे संगीत की सातों स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल ने उद्योग धंधों और कृषि की उन्नति में भी इसने रुचि ली, क्योंकि जब इसने तटीय बांध बनवाया और तटीय राजधानी की स्थापना करवाई तो इससे एक पता लगता है इसने जंगल को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और सिंचाई के लिए इसने तालाब खुदवाए। करिकाल के बाद फिर चोलों की शक्ति धीरे धीरे निर्बल पड़ने लगी और लगभग चोलों ने कहते हैं तीसरी चौथी शताब्दी तक शासन किया। तो चोल शासकों ने तीसरी चौथी शताब्दी तक शासन किया। नवीं शताब्दी में फिर चोलों का उत्थान होता है, जिसमें राजेंद्र प्रथम आता है, विजयालय इस वंश की स्थापना। तो एक ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि 9वीं सदी में यही चोल साम्राज्य फिर से स्थापित होता है। तो 9वीं शताब्दी में पुनः इसका उत्थान होता है। चोल के अलावा बात करें तो चेर वंश की, ये जो हमने बताया कि जो दक्षिण पश्चिम में राज्य था ये चेर वंश था। चेर वंश की बात करें तो चेर जो शासक थे ये पांड्य
क्योंकि संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक बार चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तो जो पांडवों के संरक्षण में संगम वंश हुए थे, उनमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है वो चेर वंश का मिलता है। केरल पुत्र यानी जो अशोक के अभिलेख में चेर जो है, इसको आधुनिक कोंकण यानी विस्तार इनका कहें तो ये आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र और उत्तरी त्रावणकोर तथा ये कोच्चि, इन स्थानों तक इनका विस्तार बताया गया है। और यानी कि ये अशोक के अभिलेखों में लिखा है, जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख उसमें बताया गया है। दूसरा ये कि चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। चेर शासकों के प्रमुख शासकों की बात करें तो उसमें उदयन जेरल जो है ये लगभग 130 ईस्वी में राजा बनता है। तो इसका पॉइंट ये है कि लगभग 130 ईस्वी में ये राजा बनता है और ये पहला राजा होता है इस चेर वंश का। और ये भी माना जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले जो वीर थे उनको भोजन कराया था। तो महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था, वीरों को इसने भोजन कराया जाता। ये मान्यता है कि जो उदयन जेरल था इसने भोजन कराया था जिन्होंने उन वीरों को जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ये अधिराज की उपाधि धारण करता था। तो जो इसकी जो उपाधि थी, अधिराज की उपाधि थी। और अधिराज और महाराजाधिराज अगर कोई धारण करता है तो लगभग वो उसके अधीन शासक भी कुछ होते हैं या वो किसी को पराजित करता है। तो इसने अधिराज की उपाधि धारण की। ये नियमित रूप से जनता को भोजन वितरित करवाता था। और अगला पॉइंट ये है कि इसने एक पाकशाला बनवाई थी भोजन बनाने के लिए, पाकशाला। और ये नियमित रूप से जनता को भोजन वितरित करता था, भोजन वितरित करता था। तो ये नियमित रूप से जनता को भोजन भी वितरित करता था। अगला जो शासक होता है इसमें ये नेंदु जीरल आदन होता है और इसका शासनकाल लगभग होता है 155 ईस्वी। तो ये शासनकाल की अगर बात करें तो 155 ईस्वी के लगभग ये शासक बनता है। और ये एक प्रतापी शासक होता है। इसने अधिराज और इमय वरम की उपाधि धारण की थी। तो अगर इसकी उपाधि की बात करें तो जो इसने उपाधियां धारण की उसमें अधिराज और इमय वरमन इसकी उपाधि धारण की। और इससे ये पता चलता है कि इसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की थी, ये ऐसा कहा जाता है। इसने जो है मालाबार तट पर अपनी किसी जो है नौसैनिक शत्रु यानी नौसैनिक युद्ध में किसी शत्रु को हराया था। और यवन व्यापारियों तो इसने नौसैनिक युद्ध में शत्रु एवं यवन व्यापारियों को पराजित करता है।
यमन व्यापारियों को जब ये पराजित करता है तो उनसे बहुत सारा धन ये लूट लेता है, धन लूटता है। इसके बाद जो अगला शासक होता है चेर वंश का, उसमें सेनगुट्टुवन का नाम आता है। और सेनगुट्टुवन का अभी हमने बताया था कि ये एक वीर योद्धा था। सेनगुट्टुवन जब शासक बनता है तो लगभग ये 180 ईस्वी के लगभग, 80 ईस्वी के लगभग ये शासक बनता है। और ये सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो इसको लाल चेर, लाल चेर के नाम से जाना जाता है। ये एक वीर योद्धा, क्योंकि ये वीर योद्धा, वीर योद्धा और सेना नायक होता है, सेना नायक होता है ये। सेनगोटवन उत्तर की दिशा में चढ़ाई करता है और गंगा को पार किया था। तो सोचिए कि इसने भी काफी बड़ा राज्य स्थापित किया होगा। इसकी शासनकाल में एक महत्वपूर्ण और जानने वाली बात यह है कि इसमें पत्तिनी पूजा प्रारंभ की। पत्तिनी, पत्तिनी पूजा, या इसे कड़ग्गी पूजा कहा जाता है, या कड़ग्गी पूजा, कड़ग्गी पूजा। इसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की जो मूर्तियां बनवाई जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। अगला शासक होता है सये। ये अंतिम शासक होता है चेर वंश का। तो ये लगभग 210 ईस्वी के लगभग ये शासन करता है। और ये अंतिम शासक होता है चेर वंश का, अंतिम शासक होता है ये चेर वंश का। और इसके समकालीन पांड्य शासक जो थे नेडुजेलियन, उन्होंने इसको पराजित किया। तो ये पांड्य शासक, पांड्य शासक जो थे नेडुजेलियन, नेडुजेलियन ने इसे पराजित किया था, नेडुजेलियन ने इसे पराजित किया था। तो इस नेडुजेलियन जब इसको पराजित करता है, फिर पांड्य राज की बात करें तो पांड्य राज्य का जो क्षेत्र था, ये देखिए, ये पांड्य राज्य का क्षेत्र है दक्षिण पूर्व में। पांड्य राज के जो प्रमुख शासक थे, पांड्य राज, इनका क्षेत्र जो है कावेरी के दक्षिण में है, यानी जो कावेरी नदी है उसके दक्षिण में, जिसमें मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले तथा कुछ क्षेत्र त्रावणकोर के भी हैं। पांड्य राजा का उल्लेख सर्वप्रथम, इसका जो उल्लेख होता है वो, जैसे कि हमने बताया कि मेगस्थनीज इसका सर्वप्रथम उल्लेख करता है और ये कहता है, इसका नाम माबर नाम लेता है। माबर नाम से पांड्य राज का या पांड्य शासकों का उल्लेख करता है। इनकी राजधानी जो थी वो मदुरै होती है। प्रतीक चिन्ह की बात करें इनका, तो एक कार्स होता है। कार्स जो कि एक विशेष एक प्रकार की मछली होती है, वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद इनकी अगर प्रमुख शासकों की बात करें तो उसमें नेडियोन का नाम आता है। नेडियोन, नेडियोन ये संगम ग्रंथों में इसके अनुसार ये पांड्य का, पांड्य वंश का प्रवंश, ये इस वंश का, ये वंश का ये प्रथम शासक था, प्रथम शासक। तो पांड्य वंश का ये प्रथम शासक था पांड्य राज का।
इसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा। तो इसने इसका संबंध पहरुली नदी से है, पहरुली नदी। और दूसरा, इसने समुद्र पूजा आरंभ करवाई। तो दो फैक्ट हैं, एक पहरुली नदी और दूसरी इसने समुद्र पूजा। अगला शासक जो है ये प्रसिद्ध शासक होता है नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन ये शक्ति संपन्न और महत्वपूर्ण शासक होता है और इसका शासनकाल, जैसे कि हमने बताया कि ये 210 ईस्वी के लगभग ये शासन करता है। नक्कीरर और मामुंडी मरुदन, इन्होंने इस पे कविताएं लिखी हैं जो पत्तु पात्र में संकलित हैं। तो पत्तु पात्र है एक, पत्तु पात्र, इसमें नक्कीरर और मामुंड मरुदन और मामुंडी मरुदन, इनकी कविताएं हैं। और मदुरै कांजी एक रचना है जो पांड्य राजाओं से संबंध है, मदुरा और पांड्य राजाओं में। मदुरै कांजी एक रचना और है, मदुरै कांजी, ये पांड्य राजाओं से संबंधित है, पांड्य राज्य एवं शासकों से संबंधित है। तो पांड्य राज और शासकों से ये संबंधित है। दूसरा कि इसमें नेडोलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों का एक समूह था उसको पराजित किया था। तो हमने जैसे देखा कि इसने पांड्य राजा जो थे सये को पराजित किया था, वो सॉरी जो चेर शासक थे सये, उसको पराजित किया था इन्होंने चेर राजा से, मैंने जब पढ़ा कि हाथी की आंख वाला, इसको पराजित कर बंदी गृह में रखा था। तो से है, इसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। बड़ी बड़ी आंखें थी इसकी। संगम ग्रंथों में नेडिलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूध भेजा था। संगम ग्रंथ बताते हैं कि इसने जो है जो रोमन सम्राट थे, रोमन सम्राट आगस्टस, आगस्टस के दरबार में दूध भेजा था इसने। तो आगस्टस के दरबार में दूध भेजा था। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे यज्ञ किए। और ये भी माना जाता है जो शिलप्पादिकारम रचना है वो इसी के समय हुई और इसने निर्दोष जो कोलन था उसके चोरी के इल्जाम में फांसी दी थी। तो जो शिलप्पादिकारम जो रचना है, इसका जो पात्र था कहते हैं कौरन, इसका जो नायक था कोलन, उसको निर्दोष होने पर भी जो है उसको फांसी देती थी। पांड्य राजाओं की राजधानी जो थी मदुरै, उसको नेडुजिलियन के काल में वो सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों के केंद्र हो गई। नेडुंजेलियन के पश्चात पांड्य राज का इतिहास खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। और 7वीं शताब्दी में पांड्य सत्ता का पुनः जो है उत्कर्ष होता है। और अगर अंतिम शासक की बात करें तो ये अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक, सॉरी ये अंतिम शासक नहीं है, यहाँ एक नया फॉर्म वो है। अंतिम शासक जो है उसका नाम है नल्यूकोडन।
नलियु, नलियुकोडन जो है सॉरी, ये पांड्य राज्य का अंतिम शासक था। अब आगे हम बात करते हैं संगमकालीन शासन प्रणाली की, या शासन व्यवस्था इनकी कैसी थी। हमने भी 3 राज्यों के बारे में देखा, चोल, चेर और पांड्य राज्यों के बारे में। अब हम संगमकालीन शासन व्यवस्था में देखेंगे। बात करें कि जो संगमकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। तो इसमें बात करें तो ये जो शासन व्यवस्था में ये राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन था। संगमकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी। राजा प्रजा को सर्वोपरि मानता था और ये अपनी सभा में प्रतिदिन उपस्थित होकर के प्रजा की समस्याओं को सुनता था, उनके कष्टों का सुनता था, न्याय कार्य भी करता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। ये नालवे जो राज्यसभा होती थी, इसमें राजा यहाँ पर जो है न्याय का कार्य करता था इस राज्यसभा में। इस काल के जो शासक थे, हमने बताया कि लगभग सभी ब्राह्मण मतानुयायी थे। इन्होंने वैदिक धर्म को प्रश्रय भी दिया। ब्राह्मणों को इसमें जो इस प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार और सुविधाएं दी जाती थी। इस काल के शासक जो थे वो युद्ध प्रेमी भी होते थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे। हमने देखा कि जैसे पांड्य राजा नेंजुलिजेलियन और सेनुगट्टन, इन्होंने जो है गंगा पार किया, हिमालय तक का इन्होंने शासन किया था। बात करें इनमें प्रमुख जो समितियां होती थी, उसमें मंत्री होता था। मंत्री को अमेचार या अमाईचार कहा जाता था। पुरोहित होता था जिसे पुरोहितार कहा जाता था, पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। सेना नायक जिसे सेनापतियार कहा जाता था। राजदूत दूतार, गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो गुप्तचर जो होता था ओर्रार होता था। ये प्रमुख थे जो इन समितियों के माध्यम से ही राजा शासन करता था। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन की अगर बात करें तो नगरीय ग्रामीण प्रशासन में जो संपूर्ण राज्य होता था उसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम ये संपूर्ण राज्य था, क्योंकि इस काल का जो ग्रामीण और नगरीय प्रशासन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, इसलिए इनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया था। इनका सभी इकाइयों का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो मंडलम है जिसे संपूर्ण राज्य होता था उसे मंडलम कहा जाता था। नाडु प्रांत, उर या पेरूर ये नगर या बड़े ग्राम होते थे। सिरूर ये छोटे गांव जो होते थे उनको सिरूर कहा जाता था। मुडुर पुराना ग्राम होता था उसे मुडुर कहा जाता था। अवे छोटे ग्रामों की सभा होती थी। पट्टिनम का मतलब ये तटीय शहर होते थे जो बंदरगाहों के आसपास में लगता है जो शहर बसते थे उनको पट्टिनम कहा जाता था। पोडियाल सार्वजनिक स्थल होते थे। सार्वजनिक स्थलों को पोडियाल कहा जाता था। साले प्रमुख सड़क एनएच टाइप की जो सड़क होती थी उसे साले कहा जाता था। और होता था फिर तेरू। तेरू जो है ये नगर की एक प्रमुख गली होती थी। नगर की प्रमुख गली को तेरू कहा जाता था। जैसे कि हमने बताया कि जो ग्राम होते थे
ये ग्राम ही प्रशासन की ये छोटी इकाई थी, सबसे छोटी। और हमने बताया कि जो छोटे ग्रामों की सभा होती थी इसे अवय कहा जाता था। ये अवय ही स्थानीय विवादों और व्यापार रोजगार से संबंधित सभी कार्यों को करती थी। तो अवय महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि ये स्थानीय विवादों और जो भी रोजगार से संबंधित मुद्दे हों, व्यापार से मुद्दे हों, उनको ये अवय करती थी समिति। बड़े जो गांव होते थे हमने बताया कि उनको उर कहा जाता था या पेरूर। छोटा गांव सिरूर या सिरूर कहा जाता था। ये चीज रखिए थे, ग्राम प्रमुख इकाई होती थी। नगरीय व्यवस्था में अगर बात करें तो जो प्रमुख नगर थे उनमें उरैयूर। उरैयूर हमने पढ़ा था कि ये चोलों की राजधानी थी। तो ये चोलों की राजधानी थी और यहाँ सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। पुहार ये चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी और ये प्रसिद्ध बंदरगाह भी था पुहार। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी और वंजी या करैयूर जो था वो चेरों की राजधानी थी। कोरकाई ये पांड्यों की तटीय राजधानी थी। और मुसरी अथवा मुजीरिस की बात करें तो ये चेर काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था ये। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में अगर बात की जाए तो मन्नरम जो एक अधिकारी होते थे, मन्नरम प्रमुख थे। मन्नरम नाम का अधिकारी सबसे प्रमुख था नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में। फिर आती है सैन्य व्यवस्था इनकी कैसी थी। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस काल में जो राजा होते थे वो युद्धप्रिय होते थे। राजा युद्धप्रिय होते थे और जो सेना होती थी वो, और राजाओं के पास पेशेवर सैनिक होते थे। ये कुछ नहीं है, ये गलत आ गया है, इसको काट दीजिएगा। जो शासकों के पास, क्योंकि राजा युद्धप्रिय होते थे, राजा युद्धप्रिय, अगर युद्ध प्रिय होंगे तो कभी भी वो युद्ध के लिए आतुर हो जाएंगे, तो इसलिए वो पेशेवर सेना रखते थे, उनको वेतन भी देते थे। राजा पेशेवर सेना रखता था। और एनाडी जो होता था, एनाडी, ये सेना का कप्तान होता था, सेना का कप्तान। तो सेना का ये कप्तान होता था जिसे एनाडी कहा जाता है। सेना को 4-5 भागों में विभाजित किया गया था। तो जो 5 भागों में ये सेना विभाजित थी, 5 भागों में, उसमें रथ, हस्ती, दल, इसके अलावा घुड़सवार और पैदल, इन 5 भागों में सेना को विभाजन किया गया था। जो अग्र टुकड़ी होती थी उसे तुसी कहा जाता था। तुसी जो है ये अग्र टुकड़ी थी जो सबसे आगे चलती थी। और कुलय जो थी ये पिछली टुकड़ी थी जो सबसे पीछे चलती थी। युद्ध में जो शहीद हो जाते थे युद्ध में, तो शहीद सैनिकों की मूर्तियां बनवाई जाती थी। शहीद सैनिकों की
मूर्ति बनाई जाती थी। इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि किस काल में शहीद सैनिकों की मूर्तियां बनवाई जाती थी, तो ये है, और उनके नाम, उनकी उपलब्धियां उसमें मूर्ति के पास अंकित होती थी। चोल और पांड्य के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर विल्लाल अर्थात धनी किसान होते थे। राजा अपने निवास की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। तो राजा जो है सशस्त्र महिलाओं को अपने निवास की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। आगे बात करें तो संगमकालीन राजस्व व्यवस्था की। संगमकालीन राजस्व व्यवस्था में कृषि और व्यापार इस समय बहुत ही उन्नत था, क्योंकि संगम काल के जो भी राज थे वो बंदरगाहों के पास थे, समुद्र का क्षेत्र मिलता था और व्यापार उस समय ज्यादातर जलमार्ग द्वारा होता था, तो इससे आसानी थी। और राज्य की आय का साधन भी था कि उन पर जो कर लगाया जाता था वही इनकी आय का साधन था। भूमि कर नगद और अनाज दोनों तरह से वसूला जाता था। संगम काल में युद्ध से जो लूटा हुआ धन होता था वो भी आय का प्रमुख साधन था। जो वारियम होती थी, जैसे कि हमने इसमें बताया कि वरियम वारी, ये कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई होती थी, यानी जिस क्षेत्र से कर लिया जाता था वहां की प्रसिद्ध इकाई उस कर को अदा करती थी। और वरियार जो है उसका प्रभारी होता था, यानी उस इकाई का प्रभारी होता था वरियार। भूमि निवर्तन के अनुसार मापी जाती थी। इसे अभी देखेंगे कि जो सुदूर दक्षिण में माँ और वेली, ये भूमि के माप थे। तो भूमि के ये प्रसिद्ध माप थे और ये सुदूर दक्षिण में इनका प्रयोग किया जाता था। तो इनका प्रयोग सुदूर दक्षिण में किया जाता था। इरे जो है भूमिकर था। उल्गू या सुंगम ये चुंगी एवं सुमा सीमा शुल्क होता था। ये कुडमे या पादु की बात करें तो राजा को जो कर दिया जाता था उसे कुडमे या पादु कहा जाता था। इरादू ये जबरन वसूल किए जाने वाला कर था, यानी अगर आप कर नहीं देते थे जबरदस्ती आपसे वसूली की जाती थी। अनाज को जो तौलने की बात करें तो अम्बानम एक शब्द है, अम्बानम, ये अनाज तौलने का मापक यंत्र था। अनाज जो है इसी से तौला जाता था, या पात्र कहने से, इससे अनाज तौला जाता था। ये सबसे बड़ा होता था और जो ये बड़ा होता था और जो नाली थी, नाली, उलाकू, नाली, उलाकू और अलाक और अलाक, ये छोटे पात्र थे, छोटे तौल, ये छोटे तौल माने जाते थे। बात करें अगर संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था की तो समाज में वर्ण भेद का प्रभाव था। इसमें इस समाज में भी वर्ण भेद था, जिसमें अरसर जो शासक होता था, सुड्डुम ब्राह्मण, विल्लाल किसान, विनिगर व्यापारी, पुलयन दस्तकार, और जो नतर्कियां होती थी वो दो होती थी, दो तरह की, जिन्हें पारण और विडेलियर कहा जाता था।
अगर राजा की बात करें तो ये जो ब्राह्मण वर्ग होता था इसका सर्वोच्च अधिकार था, ये सर्वोच्च होते थे और सर्वोच्च स्थान था इनका। इनके बाद फिर वेल्लाल आते थे, ये प्राय कृषि कार्य करते थे। फिर बेनिगर जो व्यापारी होते थे ये आते थे, लेकिन व्यापारियों के लिए कहा जाता है कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। फिर दस्तकारों का वर्ग आता था, पुलयन, रस्सी, जो पुलैन होते थे ये रस्सी तथा पशु के चमड़े से चारपाई और चटाई बनाते थे। ये चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। क्योंकि उस समय संगम काल में भी जो दक्षिण राज्यों में वहां पर आर्यों का प्रभाव हो गया था, तो इसलिए यज्ञ होने लगे थे। ब्राह्मणों को दान में, तो ब्राह्मणों को जो है इनको दान में जो चीजें मिलती थी, घोड़े, भूमि, रथ, हाथी आदि ऐसी चीजें थी जो ब्राह्मणों को दान में मिलने लगी और इनको स्वर्ण मुद्राएं भी दान में दी जाती थी। स्वर्ण मुद्राएं हो गई, ये सब चीजें ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। दूसरी चीज ये है कि इस युग के ये जो ब्राह्मण थे ये मांसाहारी थे, ये मांस को खाते थे और ताड़ी पीते थे। मांसाहारी थे और ये ताड़ी भी पीते थे। ताड़ी जो शराब होती है, यानी पेय पदार्थ होता है अल्कोहलिक टाइप की, उसे भी ये पीते थे। स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। मैंने बताया कि दरबार में जो गायक गाना गाते थे उनके साथ जो नर्तकियां नाचती थी उसे पारण या विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में अस्पृश्यता भी थी लेकिन दास प्रथा नहीं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये है कि दास प्रथा नहीं। इसमें हमने जैसे तुल्कापियम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि जो विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है, तो इसलिए इसको धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। संगम साहित्य में मृतक व्यक्तियों का भी मृतक संस्कार विधियों का उल्लेख है। तो अग्निदाह और समाधिकरण दोनों तरह से इनका संस्कार भी होता था। सती प्रथा थी, इस समय सती प्रथा का प्रचलन था। तो लिख लीजिए, सती प्रथा का प्रचलन था और इसके साथ ही जो विधवा विवाह की प्रथा है वो भी बहुत दयनीय स्थिति में थी। सामाजिक व्यवस्था के बाद हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय तीनों मत थे, यानी कि 3 धार्मिक मत थे, जिसमें ब्राह्मण हो गए, बौद्ध हो गए और जैन हो गए। इन तीनों मतों अनुयायियों को संरक्षण भी प्राप्त होता था। और ये क्योंकि ब्राह्मणों के आने के बाद यहाँ वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो गई थी, और वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो गई तो कर्म कांडों और आध्यात्मिक जो है अवधारणाएं भी आने लगी। कर्मकांड के संबंध की बात करें तो जीवात्मावादी और मानव रूपी देव पूजा के रूप में होता था। प्रमुख देवताओं की बात करें तो उसमें मुरुगन का नाम आता है।
जिन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। मुर्गन, इनका प्रतीक जो था वो मुर्गा होता था और इनकी उपासना के लिए नृत्य किया जाता था और जो नृत्य होता था उसे वेल नाडल कहा जाता था। तो इनका उपासना नृत्य होता था मुर्गन का, जिसे वेल नाडल कहा जाता था। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के जो शिकारी होते थे वो पर्वत देव के रूप में भी मुर्गन की पूजा करते थे। तो जो पहाड़ी शिकारी थे, पहाड़ी शिकारी ये पर्वत देव के रूप में पूजा करते थे। उनको पर्वत देव के रूप में मानते थे। अगले जो देवता थे मरुद्रम, जिनका संबंध इंद्र से है। इंद्र जो थे, इनकी विशेष प्रकार से पूजा की जाती थी। पुहार में, पुहार जो कि तटीय बंदरगाह था, तटीय क्षेत्र था, वहां पर इनकी विधिवत पूजा की जाती थी। और ये चोलों की जो है समुद्र तटीय राजधानी थी पुहार, वहां पर मरुद्रम यानी इंद्र की जो है विधिवत पूजा की जाती थी। मछुआरे और तटवर्ती लोग जो होते थे वो वरुण देवता की पूजा करते थे, वरुण की। मरियम्मा जो थी शीतला माता थी, शीतला माता जो चेचक से संबंधित थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे और भी देवता थे, जिसमें कोरावई विजय कर देवी यानी विजय देने वाली देवी थी, विजय के लिए विजय की देवी थी ये। कुडरेकर डालू, ये वन देवी थी, वन से संबंधित थी। और इसके अलावा संगम काल में अगर और बात करें तो शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई विष्णु, अनंत साई विष्णु, कृष्ण बलराम, इनकी भी पूजा होने लगी थी। इनकी भी उपासना होती थी। क्योंकि आर्याकरण हो चुका था, आर्यों का प्रभाव आ गया था दक्षिण में, तो इसमें शिवाख्यान हो गया, वामन अवतार की रासलीलाएं हो गईं, ये कथाएं भी प्रचलन में आ गई थी। आगे बात करें इनके आर्थिक व्यवस्था की, तो कृषि, दक्षिण भारत की भूमि को, जो संगम के साहित्य हैं उनमें दक्षिण भारत की, जो दक्षिण भारत की भूमि को उर्वरा बताया गया है, उर्वरा। जैसे कि कृषि, और यहाँ पर कृषि के अंतर्गत जो फसलें अगर बोई जाती थी तो उसमें धान, गन्ना, रागी, कुल्थी और जौ, ये प्रमुख फसलें थी जो कृषि के अंतर्गत बोई जाती थी। और कृषि के अलावा अगर जो चीजें बोई थी उनमें मछली का उत्पादन होता था, क्योंकि तटीय क्षेत्र था, और तटीय क्षेत्र होने के अलावा जहाजों का निर्माण भी होता था। कताई बुनाई का कार्य भी संगम काल की आर्थिक व्यवस्था में था। आयात की बात करें तो यहाँ किन किन चीजों का आयात होता था तो विदेशों से यानी बाहर से, अन्य राज्यों से घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा, गदला, कांच, शराब, दो हत्थे, कलश, मुद्राएं और पुखराज, ये चीजों का, इन चीजों का आयात किया जाता था।
मसालों में जटामासी निर्यात की बात करें तो मसालों का निर्यात किया जाता था, जिनमें जटामासी, तेज पत्ता, काली मिर्च जिसे यवनिका भी कहा गया है, उसका निर्यात किया जाता था। वस्त्र, मलमल, विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी, मोती आदि इनका निर्यात किया जाता था। और ये आयात निर्यात का ये जो व्यापार होता था, यही व्यापार यहाँ पर संगम कालीन की जो प्रमुखता है, यानी इनकी कहें कि संपन्नता है, यही प्रमुख जो है इनका कारण था या संपन्नता का आधार था। इस समय पश्चिमी तट पर प्रमुख जो बंदरगाह थे, नौरा, तोंडी, मुसरी, नीलसिंडा, ये पश्चिमी तट की बंदरगाह थी। बंदरगाहों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर पुराने समय में यही क्वेश्चन आते थे। और इसके अलावा तिरुक्कामिलियर, ये जो तिरुक्कामिलियर है, ये चोल, चेर और पांड्य राज्य इनका संगम स्थल होता था। इस काल में रोम के अलावा जो व्यापार होता था उनमें मिस्र, अरब, चीन और मालदीव, तो जो व्यापार होता था उनमें मिस्र, अरब, चीन, मालदीव और रोम, यहां से व्यापार होता था। मासातुआन ये व्यापारिक कार्यों का नेतृत्व करने वाला होता था, यानी जो स्थल मार्ग से कारमा जाता था व्यापारियों का, उसका जो नेतृत्व करता था उसे मासातुआन कहा जाता था। और जो समुद्री मार्ग से नेतृत्व करता था उसे मानामिकन, ये समुद्री सारथ हुआ होता था, उसे कहा जाता था। हमने बताया कि चेरों का जो राज्य था वो काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल, भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था। और चोलों के राज्य जो है कावेरी नदी के जल का प्रयोग करके सिंचाई करते थे, इसलिए चावल वहाँ की प्रमुख उपज थी। तो ये संगम काल से संबंधित कुछ आर्थिक पॉइंट थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए मुझे कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट जो है हमारे लिए प्रोत्साहन करेगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इनकी पीडीएफ जो है वो जल्द ही यहाँ पे डाउनलोड की जाएगी। धन्यवाद।